किसी देश के संविधान का ज्ञान नागरिकों के लिए अपने अधिकारों को समझने, अपनी सरकार की संरचना जानने और उसे जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक है। यह समाज के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, स्थिरता और कानून के शासन को सुनिश्चित करता है और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा और समानता को बढ़ावा देकर नागरिकों को लोकतंत्र में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। आओ जानें, नागरिकों को संविधान क्यों जानना चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों को समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए और सरकार और सत्ता को समझने के लिए और सरकार को जवाबदेह ठहराना, राष्ट्रीय पहचान और एकता को बढ़ावा देना और इसके साथ ही एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज के लिए संविधान की जानकारी जरूरी है। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों का गठन की अनुच्छेद 168 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 96वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में विधायी परिषदों का गठन और उन्मूलन 97वीं वीडियो बनाकर इसके 169वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये स्रोत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 का एक अंश है, जो राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या समाप्ति की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम विधायी परिषदों का गठन और उन्मूलन पर बात करेंगे। बता दें कि यह स्रोत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 का एक अंश है, जो राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या समाप्ति की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह अनुच्छेद बताता है कि संसद एक कानून द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या नई परिषद बना सकती है, बशर्ते राज्य की विधानसभा एक विशेष प्रस्ताव पारित करे। इस प्रस्ताव को विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम नहीं के बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी कानून जिसे संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक माना जाए, अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान के इस अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन। 1. अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा ऐसे राज्य की विधान परिषद के उन्मूलन के लिए या ऐसे राज्य में जहां ऐसी परिषद नहीं है, ऐसी परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर दे। 2. खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, और उसमें ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। 3. पूर्वोक्त कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई राज्य ये कैसे तय करता है कि उसके पास एक लेजिस्लेटिव हाउस हो या दो? इसका जवाब हमारे संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प कोने में छिपा हुआ है, आर्टिकल 169। ये एक ऐसा अनोखा मैकेनिज्म है जो राज्यों को ये ताकत देता है कि वो अपने सरकारी ढांचे को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकें। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। अब देखिए, किसी भी राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन्हें सिर्फ एक विधानसभा चाहिए या फिर विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी हो? मतलब एक हाउस या दो हाउस? बस इसी फैसले को मुमकिन बनाने के लिए आर्टिकल 169 बनाया गया है। अच्छा, प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टर्म को समझ लेते हैं, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको आप एक तरह से राज्य की राज्यसभा मान सकते हैं, एक अपर हाउस। इसका काम है एक दूसरे फिल्टर की तरह काम करना, कानूनों को दोबारा जांचना और यह पक्का करना कि बहसें और गहरी हों। तो आज का हमारा सफर
4 अहम पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक राज्य एक स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। फिर हम पार्लियामेंट के रोल को देखेंगे। इसके बाद हम उस संवैधानिक अपवाद पर आएंगे जो इस आर्टिकल को इतना खास बनाता है। और आखिर में हम समझेंगे कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। आर्टिकल 169 की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि शुरुआत करने की पावर पूरी तरह से 100% राज्य के हाथों में है। मतलब केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी राज्य पर यह बदलाव थोप नहीं सकती। पहल हमेशा हमेशा राज्य की विधानसभा से ही होगी। ये प्रोसेस एकदम साफ है, 2 स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पास करेगी और एक बार ये हो गया तो स्टेप 2, जिम्मेदारी चली जाती है पार्लियामेंट के पास, जिसका काम होता है उस रिक्वेस्ट को कानून में बदल देना। लेकिन रुकिए, ये राज्य के लिए कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये प्रस्ताव पास करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। इसका मतलब है कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, हाउस की टोटल मेंबरशिप का बहुमत, और दूसरी, जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से कम 2/3 का समर्थन। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए राज्य में एक बहुत बड़ी राजनीतिक सहमति चाहिए होती है। तो एक बार जब राज्य इस मुश्किल शर्त को पूरा कर लेता है तो मामला पहुंचता है नई दिल्ली। अब पार्लियामेंट की बारी आती है। वो राज्य के उस रेजोल्यूशन को लेकर उससे कानून का रूप देती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो बहुत पावरफुल होता है। उसमें वो सारे बदलाव शामिल हो सकते हैं जो इस परिवर्तन को लागू करने के लिए खुद संविधान में करने पड़े। और यहीं से ये प्रोसेस अपना सबसे दिलचस्प पहलू दिखाता है। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर आ गए हैं, वो अपवाद जो आर्टिकल 169 को संविधान में इतना अनोखा बनाता है। ये एक तरह का संवैधानिक पैराडॉक्स है और वाकई में बहुत शानदार है। आर्टिकल 169 का क्लॉज 3 साफ साफ कहता है कि ऐसा कोई भी कानून आर्टिकल 368 के मकसद से इस संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भले ही इस कानून से संविधान बदल रहा हो, पर इसे टेक्निकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं गिना जाएगा। कमाल है ना? यही वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। जहां आर्टिकल 368 के तहत एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस है, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी और कभी-कभी आधे राज्यों की सहमति भी, वही आर्टिकल 169 वाले कानून के लिए पार्लियामेंट में सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। शॉर्ट में कहें तो ये संविधान को बदलता तो है, लेकिन उस लंबे और मुश्किल रास्ते से बचते हुए जो बड़े बदलावों के लिए बनाया गया है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मौजूद ही क्यों है? इस अनोखे डिजाइन का असली मकसद क्या है? देखिए, इस अनोखे डिजाइन के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये हमारे फेडरल सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन देता है। राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना ढांचा बदल सकते हैं। दूसरा, ये राज्यों की स्वायत्ता का सम्मान करता है क्योंकि पहल हमेशा राज्य ही करेगा। और तीसरा, ये इस खास तरह के बदलाव के लिए एक आसान रास्ता बनाता है। इससे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, हमारा संविधान एक इमारत है। अब आर्टिकल 368 उस इमारत की नींव को बदलने जैसा है, एक बहुत बड़ा, मुश्किल और जरूरी काम। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 169 एक पहले से मंजूर प्लान की तरह है, जिससे आप एक कमरा जोड़ या हटा सकते हैं। है तो ये भी स्ट्रक्चरल चेंज, लेकिन कहीं ज्यादा सरल और स्पेसिफिक। तो आखिर में ये सवाल बचता है जिस पर सोचना जरूरी है। ये अनोखा प्रोसेस जहां पहल राज्य करता है और मोहर केंद्र एक सिंपल मेजॉरिटी से लगाता है, ये हमारे देश में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती को दिखाता है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद को समझने जा रहे हैं जो एक पहेली जैसा है। जी। एक ऐसी प्रक्रिया जो एक तरफ से तो दुनिया की सबसे मुश्किल प्रक्रियाओं में से है और दूसरी तरफ बेहद आसान। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 169 की। ये राज्यों में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या हटाने से जुड़ा है। हमारे पास जो स्रोत है वो खुद इस आर्टिकल का टेक्स्ट है
और ये हमें बताता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने चतुर इंजीनियर थे। आज हम इसी इंजीनियरिंग के डिजाइन को परत दर परत खोलेंगे। ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है, क्योंकि ये आर्टिकल हमें सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बताता, बल्कि ये संघवाद मतलब फेडरलिज्म पर हमारे संविधान के अनोखे नजरिए को भी दिखाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहेली के पहले हिस्से से। भारत के कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधानसभा जहां एमएलए बैठते हैं और विधान परिषद जहाँ MLCs होते हैं। हाँ, लेकिन ये दूसरा सदन यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में नहीं है। अनुच्छेद 169 इसे बनाने या खत्म करने का तरीका बताता है। तो ये प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, राज्य से या केंद्र से? इसकी शुरुआत हमेशा और हमेशा राज्य के स्तर पर ही होती है। केंद्र अपनी मर्जी से किसी राज्य पर दूसरा सदन थोप नहीं सकता और ना ही हटा सकता। अच्छा, जिस भी राज्य को विधान परिषद बनानी है या खत्म करनी है, सबसे पहले वहां की विधानसभा को एक प्रस्ताव मतलब एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो पावर पहले राज्य के हाथ में है, लेकिन ये प्रस्ताव पास करना कोई आम बात तो नहीं होगी। मतलब जैसे कोई साधारण बिल पास कर दिया वैसा तो नहीं लगता। स्रोत में जो भाषा इस्तेमाल की गई वो काफी गंभीर लग रही है। आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रहे हैं। ये कोई साधारण बहुमत वाला प्रस्ताव नहीं है। यहीं पर इस प्रक्रिया का पहला और सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, जिसे आप बड़ी दीवार कह रहे थे। हाँ, इस प्रस्ताव को पास करने के लिए एक विशेष तरह के बहुमत की जरूरत होती है, जिसमें 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। 2 शर्तें एक साथ? जी। ठीक है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि प्रस्ताव को विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। मतलब ये कि अगर किसी विधानसभा में 200 सीटें हैं तो प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 101 वोट पड़ने ही चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन वोटिंग के समय सदन में कितने विधायक मौजूद थे। समझ गई। आपको पूरे सदन का आधा प्लस 1 का आंकड़ा छूना ही होगा। जी। तो मतलब सिर्फ उस दिन हाउस में कौन आया है इससे फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी विधानसभा की ताकत का बहुमत चाहिए। ये तो अपने आप में ही काफी मुश्किल है, क्योंकि अक्सर वोटिंग के दिन सभी सदस्य मौजूद नहीं होते। सही बात है। लेकिन जैसा मैं स्रोत में देख रही हूँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और फिल्टर लगाया गया है ना? हाँ, और यही वो दूसरी शर्त है जो इसे और भी मुश्किल बना देती है। प्रस्ताव को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से भी पास होना चाहिए। 2/3? जी, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। ये 2 अलग-अलग पैमाने हैं। क्या हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये असल में कितना मुश्किल हो सकता है? जरूर। चलिए वही 200 सीटों वाली विधानसभा का उदाहरण लेते हैं। पहली शर्त के हिसाब से हमें कम से कम 101 वोट चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए वोटिंग के दिन सदन में 180 सदस्य मौजूद थे और सभी ने वोट किया, तो दूसरी शर्त के हिसाब से हमें 180 का 2/3 यानी 120 वोट। बिल्कुल। तो अब प्रस्ताव पास करने के लिए 101 नहीं बल्कि 120 वोट चाहिए। और अगर उस दिन सिर्फ 150 सदस्य ही मौजूद होते तो 150 का 2/3 होता है 100। हाँ, लेकिन पहली शर्त तो अभी भी लागू है, जो कहती है कि कम से कम 101 वोट चाहिए। जी। तो इस केस में 100 वोट काफी नहीं होंगे, आपको 101 का आंकड़ा पार करना ही होगा। मतलब दोनों में से जो भी आंकड़ा बड़ा हो आपको उसे हासिल करना है। ये एक बहुत ऊंचा पैमाना है वाकई। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ताधारी पार्टी को न सिर्फ अपने सभी विधायकों को सदन में मौजूद रखना होगा, बल्कि अक्सर विपक्ष के कुछ सदस्यों के समर्थन की भी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, ये किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। और संविधान निर्माताओं ने ये जानबूझकर किया होगा। हाँ, उनका मकसद था कि विधान परिषद बनाने या हटाने जैसा बड़ा फैसला किसी एक दिन की राजनीतिक परिस्थिति या कम उपस्थिति का फायदा उठाकर ना लिया जाए। इसके पीछे एक मजबूत और एक व्यापक राजनीतिक सहमति होनी चाहिए। हमने हाल में देखा भी है आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल के मामलों में। जी, जहां सरकारें प्रस्ताव पास तो कर देती हैं, लेकिन ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा राजनीतिक कदम होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि राज्य सरकार ने ये बड़ी दीवार फान ली, ये मुश्किल प्रस्ताव पास कर दिया, तो क्या इसके बाद विधान परिषद अपने आप बन जाती है या खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये पहेली और दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, विधानसभा का ये प्रस्ताव सिर्फ एक सिफारिश है, एक औपचारिक अनुरोध। ये सिर्फ प्रक्रिया की शुरुआत है। असली शक्ति, जैसा कि अनुच्छेद 169 में साफ साफ लिखा है, संसद के पास है। संसद के पास? हाँ, अनुच्छेद कहता है कि संसद कानून द्वारा मतलब बाय लॉ
उस परिषद का गठन या समाप्ति कर सकती है। तो मतलब राज्य इच्छा जाहिर करता है एक मजबूत आवाज में और संसद उस पर अंतिम फैसला लेती है। लेकिन क्या संसद राज्य के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य है या वो इसे ठंडे बस्ते में डाल सकती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान इस पर चुप है। हाँ, वो संसद को कोई समय सीमा नहीं देता। इसका मतलब है कि संसद चाहे तो उस प्रस्ताव पर तुरंत कानून बना दे और चाहे तो सालों तक कुछ न करे। तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है। जी, और यहीं पर अक्सर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बनती है, खासकर तब जब दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों। राज्य प्रस्ताव भेजता रहता है और केंद्र उस पर बैठा रहता है। लेकिन संसद के लिए इसे इतना आसान बना देना क्या थोड़ा अटपटा नहीं है? मतलब राज्य इतनी मुश्किल प्रक्रिया से गुजरे और केंद्र में बैठी सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से उस फैसले पर सालों तक बैठी रहे, क्या ये संघवाद की भावना के खिलाफ नहीं जाता? ये क्लासिक बहस है। एक नजरिए से देखें तो ये संघवाद को कमजोर करता है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो ये राष्ट्रीय एकता और संविधान की अखंडता को बनाए रखता है। संविधान निर्माता शायद ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि राज्यों के स्ट्रक्चर में कोई भी बड़ा बदलाव राष्ट्रीय सहमति के बिना ना हो। लेकिन अब हम इस पहेली के सबसे अनोखे हिस्से पर आते हैं। हाँ, ये वो हिस्सा है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। अनुच्छेद 169 का खंड 3 जी, ये कहता है कि संसद द्वारा बनाया गया ये कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जी, ये तो सुनने में ही एक विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। हम राज्य की संरचना बदल रहे हैं जो कि संविधान का हिस्सा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये संविधान संशोधन नहीं है। इसका क्या मतलब है? यही तो इस पूरे अनुच्छेद का मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, इसी आर्टिकल का खंड 2 कहता है कि संसद जब ये कानून बनाएगी तो उसमें संविधान में संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे जो जरूरी हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो ये कानून संविधान में संशोधन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खंड 3 कहता है कि इसे अनुच्छेद 368 के मकसदों के लिए संशोधन नहीं माना जाएगा। अरे वाह! तो इसका मतलब संविधान में ही कुछ बदलावों के लिए एक फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया गया है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि संविधान को छूने का मतलब ही अनुच्छेद 368 की लंबी चौड़ी जटिल प्रक्रिया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है और कभी-कभी आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी जरूरत पड़ती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक ऐसा संवैधानिक संशोधन है जिसे जानबूझकर अनुच्छेद 368 की सख्त प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। तो फिर संसद में ये पास कैसे होता है? एक साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक वैसे ही जैसे कोई आम बिल पास होता है। लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से ज्यादा का समर्थन, बस काफी है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब प्रक्रिया का डिजाइन देखिए, राज्य के लिए इतनी ऊंची दीवार कि उसे फांदने में राजनीतिक पसीने छूट जाएं, और अगर वो दीवार फांद ली तो संसद के लिए एक खुला दरवाजा, हाँ। जिससे वो एक साधारण बहुमत से पार कर सकती है। इस डिजाइन के पीछे क्या सोच थी? अगर हम इस पूरी संवैधानिक इंजीनियरिंग को एक साथ देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन नजर आता है। पहला, दूसरे सदन की इच्छा राज्य से ही आनी चाहिए, वो भी जबरदस्त बहुमत के साथ। ये राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करता है, बिल्कुल, और केंद्र को राज्यों पर दूसरा सदन थोपने से रोकता है। दूसरा, अंतिम शक्ति संसद के पास रखकर यह सुनिश्चित किया गया कि फैसला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो और देश के विधायी ढांचे में एक रूपता बनी रहे। और तीसरा, संसद में इसे एक साधारण कानून का दर्जा देकर यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई राज्य वाकई यह बदलाव चाहता है और उसने अपनी तरफ से राजनीतिक मेहनत कर ली है, तो प्रक्रिया दिल्ली की राजनीतिक जटिलताओं में ना फंसे। तो ये कठोरता और लचीलेपन का एक मिला-जुला मॉडल है। राज्य के स्तर पर कठोर ताकि फैसला जल्दबाजी में ना हो, और केंद्र के स्तर पर लचीला ताकि प्रक्रिया में बेवजह की देरी ना हो, अगर केंद्र सरकार राजी हो तो। एकदम सही। ये दिखाता है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव के अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। कुछ रास्ते बहुत मुश्किल हैं, जैसे अनुच्छेद 368, और कुछ रास्ते जैसे अनुच्छेद 169 बहुत ही अनोखे और लचीले हैं। यह हमारे संविधान की परिपक्वता को दिखाता है। तो आज हमने अनुच्छेद 169 की इस पहेली को सुलझाया। हमने देखा कि कैसे ये एक अनूठी 2 चरणीय प्रक्रिया बनाता है।
जी, जिसमें राज्य का एक बेहद मुश्किल विशेष प्रस्ताव और संसद का एक आश्चर्यजनक रूप से सरल कानून शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रक्रिया संघवाद के एक अनोखे मॉडल को दर्शाती है, जहां राज्य की इच्छा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, लेकिन राष्ट्रीय एकता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आखिर संविधान निर्माताओं ने सिर्फ विधान परिषदों के लिए ही ये विशेष प्रक्रिया क्यों चुनी? एक ऐसी प्रक्रिया जो राज्य के लिए इतनी सख्त और केंद्र के लिए इतनी लचीली है, ये राज्यों में दूसरे सदन के महत्व या शायद उनकी नज़र में उसकी गैर अनिवार्य, एक तरह से वैकल्पिक प्रकृति के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।